गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जानते तो हो राकेश चले जाऊँ मैं, क्या ही बताऊँ बार बार। इतना मज़ा आ रहा है ना बच्चों के साथ पढ़ाई करके कि मैं क्या बताऊँ। मतलब नींद भी ना आना ना, मेरे को सब छूट गया है। और एक ही चीज़ बस मेरे दिमाग में चलती रहती है कि बच्चों का ऐसे ही मेंस का पेपर आने वाला है और मेरे को कुछ ना कुछ यार उनकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट ज़रूर करना है। अब अगर मैंने एक सब्जेक्ट उठाया है, जैसे उदाहरण के लिए इंग्लिश, आप बच्चों की डिमांड पर है ये एकदम। जब मैंने एसआई मेंस के लिए जो है सिलेबस आप बच्चों से डिस्कस किया था, तब मैंने पूछा था कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं मुझे बताइए। तो मैक्सिमम बच्चों ने क्योंकि इंग्लिश कहा था, तो मैंने इंग्लिश से ही स्टार्ट किया है बच्चों के लिए। तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए मेरे भी ना दिल पर एक अजीब सा ना लगाव आ गया है आप बच्चों के प्रति, आपकी तैयारी के प्रति। मतलब आप देखोगे रात के 1 सवा 1 बज रहे हैं, नींद नहीं है मेरी आंखों में। और बस मेरे को लग रहा है कि यार मेहनत करनी है बच्चों के साथ। आराम आराम सब छूट गया है मेरा भी। मैं भी लगा हूँ एकदम कंटेंट बना बना कर आपसे शेयर करने में। मज़ा भी मेरे को बहुत आ रहा है कि क्या बताऊँ। मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम थकावट सी लग रही हो कि यार चलो रात बहुत हो गई मैं भी सो लेता हूँ थोड़ी देर। मतलब एहसास ही नहीं है उस बात का। बस खुशी है इस बात की कि यार आपके साथ तैयारी करनी है, आप बच्चों के साथ पढ़ाई करनी है। बहुत प्यार मिल रहा है बच्चों से। आप सारे बच्चों का मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट आपके मैं रीड करता हूँ। बहुत प्यार मिल रहा है बच्चों से, बहुत दिल से मज़ा आ रहा है। बस यही जो प्यार है, यही जो अपना विश्वास है, ये बनाए रखना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। आपके वो कमेंट्स, आपके वो लाइक जो इस वीडियो के नीचे आप मुझे देते हैं, बस खुश कर देते हैं मुझे। और भारी एनर्जी मिलती है। लगता है कि यार और भिड़कर आपके लिए कंटेंट बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूं। इतना मज़ा आता है बच्चों के साथ पढ़ाई करके। गुड, शाबाश। कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। अपना जो टॉपिक है वो है दरअसल प्रोनाउन। आज जो मैं आप बच्चों से डिस्कस करने वाला हूँ, प्रोनाउन जो टॉपिक है, ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउन प्रोनाउन पर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ना, वो पहले पहले मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं तो उसकी आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करके रखो। ठीक है। जैसे सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट पर श्योर क्वेश्चन आएगा, टेंस पर श्योर क्वेश्चन आएगा, नाउन पर आएगा, प्रोनाउन पर आएगा। तो अपन इसके सारे इन सारे टॉपिक से जो कंसेप्ट है ना, पूरे के पूरे कवर करते हुए चलते हैं, ताकि जब एग्जाम में आप बैठो तो आपको थोड़ा भी कष्ट नहीं लगना चाहिए। ठीक है। हमेशा की तरह इस लेक्चर की पीडीएफ आप मुझसे टेलीग्राम चैनल राकेश तलरेजा में जुड़कर ले सकते हैं। इस चैनल, इस वाले लेक्चर की पीडीएफ इस वाले चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम में है ये चैनल। आप बिल्कुल इस चैनल में मुझे ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा और भी सारे सब्जेक्ट्स की बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नोट्स और पीडीएफ मैंने आप बच्चों से शेयर करके रखी हुई है। आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप सभी बच्चों के लिए ही है। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन समझते हैं। प्रोनाउन का अर्थ होता है द टर्म विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। वह शब्द जो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाएगा, हम लोग उसे प्रोनाउन बोलेंगे। तो प्रोनाउन कुछ और नहीं है, वह शब्द है जो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब जो नेहा है ना, वो नाउन हो गई है। ठीक है। अब नेहा क्योंकि नाउन है, तो नेहा की जगह पर अगर मुझे कोई और टर्म यूज करना पड़ा तो मैं उसे प्रोनाउन कह दूंगा। जैसे लिखा हुआ है नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब मैं फिर से कहूँ नेहा लीव्स विथ हर हस्बैंड। सीन है आपको समझ में? अब नेहा ब्यूटीफुल गर्ल है और नेहा ही अपने हस्बैंड के साथ भी रह रही है। तो जब मैं एक ही सेंटेंस में दो दो बार नेहा नेहा बोलूंगा ना, तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग या फिर जो थोड़ा सा रिडंडेंसी है एक ही शब्द की बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक ही शब्द की रिडंडेंसी को रोकने के लिए किसी वाक्य में अगर एक ही शब्द में बार बार बोलूं, नेहा सुंदर लड़की है, नेहा अपने हस्बैंड के साथ रहती है, नेहा कैरियर ओरिएंटेड है, नेहा बहुत पैशनेट है, बार बार ये नेहा 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 मैं करता रहूंगा, तो नेहा उठकर चली आएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना इसी शब्द नेहा 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 को ना रोकना पड़ेगा। एक ही बार नेहा बोलूंगा और उसकी जगह पर फिर प्रोनाउन लगाकर बोलूंगा, तो सेंटेंस सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि नेहा एक सुंदर लड़की है और वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है।
थी ना आपको समझ में? तो कंटेक्स्ट ये सुनने में ज्यादा बेहतर लगा, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सेंटेंस है वो सुनने में बेहतर लगे, तो इस वजह से जब एक ही शब्द एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रहा होता है तो उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम उसकी जगह पर एक दूसरा शब्द डाल देते हैं जिसके हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर ये जो शी है, दरअसल ये कुछ और नहीं है, ये प्रोनाउन है, जो कि इस नाउन नेहा की जगह पर प्रयोग किया गया है। सीना है आपको समझ में कि प्रोनाउन क्या होता है? आइडिया एक्सेप्ट हो गया यहाँ तक सारे बच्चों को? तो मेरा एक मतलब फॉर्मल टीचर की तरह दरअसल एक ये काम था कि मैं आप बच्चों को ना प्रोनाउन की डेफिनेशन बताऊं। हालांकि मेरे को पता है आप सारे बच्चों को पता ही है, आप मेरे से ये लेक्चर जो है कंसेप्ट सीखने के लिए आए हो, आई रियली नो दिस। और वो मैं कंसेप्ट ही आपको दूंगा जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आप उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बाकी मैंने आपको डेफिनेशन दी है जो कि जरूरी भी थी। चलिए फटाक से काम पे चलते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन ना अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है लिखा हुआ है आपके सामने, पर्सनल प्रोनाउन। पॉइंट है आपको समझ में? अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं? इसमें आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, ये सब कुछ यूज होता है। तो इन सभी को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोनाउन हैं और मैं सारे ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जैसे ही एक को उठाऊंगा तो पूरा उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर दूसरे पर जाऊंगा। तो अब जैसे मैंने पर्सनल प्रोनाउन को उठाया है, तो मैं आप बच्चों के लिए अभी ना सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद मैं आप बच्चों को अगले टाइप के प्रोनाउन में लेकर चलूंगा। ठीक है? तो फिर से एक बार कंटेंट स्टार्ट करने के पहले केस टेबल देख लेते हैं। ये केस टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले नाउन की क्लास में मैंने आप बच्चों को ये पढ़ाया हुआ है केस टेबल। केस टेबल जो है आपके दिमाग में एकदम फिट रहना चाहिए। जिन जिन बच्चों ने मेरी नाउन एंड केस की क्लास नहीं देखी होगी और वो डायरेक्ट ये प्रोनाउन देख रहे होंगे, तो मेरी सलाह है कि इसी वाले चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको नाउन एंड केस के 3 लेक्चर मिलेंगे। उन तीनों को पहले देख लीजिए और फिर उसके बाद इसको देखने आइए, तो आपको चीजें थोड़ा सा अच्छी लगने लगेंगी, समझ में मस्त मस्त तरीके से आने लगेंगे। ठीक है? तो आगे बढ़ते, केस टेबल एक बार सुन लेते हैं, मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। ये केस टेबल आपको याद होना चाहिए कि भाई आय का पोजेसिव एडजेक्टिव माय होता है तो पोजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। ये आपके दिमाग में एकदम सेट रहना चाहिए, है ना? वैसे ही वी के लिए आर या आर्स, यू के लिए यूवर और यूवर्स, ही के लिए हिज, शी के लिए हर्स, इट के लिए इट्स और दे के लिए देयर या देयर्स। ठीक है? और इसके पहले वाले ही लेक्चर में नाउन एंड केस में मैंने आपको समझाया है, उसे एक बार देखकर जरूर आइएगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में फर्क क्या होता है। दोनों का ही मतलब, चाहे माय लिखूं चाहे माइन लिखूं, मेरा ही होता है, लेकिन यूज करने के तरीके में फर्क होता है। तो ये जो यूज करने के तरीके का जो डिफरेंस है, ये मैंने आपको पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको नाउन एंड केस की क्लास में पढ़ा रखा है। अभी फिर से नहीं बोल रहा हूं, आगे की बात बता रहा हूं। ठीक है? कुछ चीजों पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे देखो चीजें किस तरीके से यूज होती है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जनरल एग्जांपल है। मैं चाहता हूँ इन्हें एक बार आप देख लो ताकि जब मैं आगे इन क्वेश्चंस को यूज करने जाऊं तो आपको कनेक्शन बैठना चाहिए। जैसे मैंने लिखा हुआ है ही लव्स यू, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ही है वो सिंगुलर होता है, जिसकी वजह से लव को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाया गया है। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो ही है मेरा, जो ही है मेरा ये सिंगुलर है और लव्स भी मेरा सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट जो है सेटिस्फाई हो रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और वर्ब में ऐसे एस लगाने से वो सिंगुलर बनता है। ये भी चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है? अगला है शी हेट्स मी। अब थोड़ा सा यहाँ गौर करो, ये जो शी है ये सब्जेक्ट है और ये नॉमिनेटिव केस का है। ठीक है? ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव केस का है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस कहां से है सर? ये ऊपर जो केस टेबल बना हुआ है ना बच्चे लोग, इसमें दरअसल मैंने आपको सब नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बताया नाउन एंड केस की क्लास में। ठीक है? तो आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि सब नॉमिनेटिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, तभी आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। बिना उसके सेट हुए आप अगर इन चीजों को देखने बैठोगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा। ओके? अगला है यू एडमायर हिम। तुम उसकी तारीफ करते हो या तुम उसे जो है प्रोत्साहन देते हो। तो हिम दरअसल ऑब्जेक्टिव केस है। आप देख रहे हो कि ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ही नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है।
पता चल रहा है आपको? सामान्य रूप से ऐसा होता है, बस एक जनरल पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भी वर्ब लिखा गया हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यू एडमायर हिम, लिखा हुआ है यू एडमायर हिम। अब जरा इस वाली चीज को समझना, ये जो एडमायर है ये दरअसल वर्ब है। तो सामान्य रूप से ऐसा होता है कि वर्ब के पहले वाली चीज को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं और वर्ब के बाद वाली चीज को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब सामान्य रूप से ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब के पहले ही लिखा जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद लिखा जाता है। यूजुअली हर सेंटेंस में ऐसा होता है, इसके एक दो एक्सेप्शंस हैं, वो हम लोग थ्रू आउट आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप पहले इतना समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपको पहले इतना समझ में आना चाहिए। बात आई समझ में? मैंने इसके पहले भी आपको समझा रखा है दूसरी परिभाषा में, वो भी एक बार बोल देता हूं। सेंटेंस में जो भी काम कर रहा होगा उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे और जिसके लिए काम करेगा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसका मैंने उदाहरण भी लिया था, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया। अब मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं? तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं, तो तुम ऑब्जेक्ट हो गए। आ गई बात पकड़ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना सबसे बेसिक चीज है किसी भी सेंटेंस में, और अलग अलग तरीके हैं इसको पहचानने के। कहीं पर किस तरीके से, कहीं पर किस तरीके से अपन इस चीज को पहचानते रहते हैं। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना सबसे बेसिक नीड है इंग्लिश की, जो आप बच्चों को समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू लाइक इट? अब देखो ये सवाल पूछ रहा है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? सही ना समझ में? डू यू नो देम? क्या तुम उन्हें जानते हो? थोड़ा सा देखो कि कैसे देम यूज होता है, कैसे शी यूज होता है, कैसे हिम यूज होता है, कैसे मी यूज होता है, कैसे ही यूज होता है। इन छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल से पहले इन चीजों को रिवाइंड करने की कोशिश करो। तो फिर जब मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा आने वाली स्लाइड्स में, तो आपको थोड़ा सा कनेक्शन फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ चीजें कनेक्ट हो रही है मेरे साथ। लिखा हुआ है दोज बेल्स आर देयर्स, ये जो घंटियां हैं ये उनकी हैं। तो ये जो देयर्स है ये दरअसल उनकी, मतलब अधिकार वाली चीज को बताता है। पॉइंट है आपको समझ में? यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? ठीक है, दोज बेल्स आर देयर्स। ठीक है, ओके है, कंफर्टेबल है, आइडिया एक्सेप्टेड है आप सारे बच्चों को? चलिए, मेरा ख्याल है यहाँ तक चीजें कन्वे हो चुकी होंगी। ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल थे, ये सर आपने क्यों ले लिए, बस आपको ये छोटी छोटी चीजें कैसे यूज होती हैं याद दिलाने के लिए। मेरे को पता है आपको ये बात ऑलरेडी पता है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर वाले सेट पर। अब कंसेप्ट को दरअसल समझो, इन सारे सेंटेंस में होगा क्या, एक बार वही बता देता हूं। इन सारे सेंटेंस में ना दरअसल सेंटेंस में ना दरअसल होगा ये कि मैं आपको ना सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यूज करना सिखाऊंगा। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के क्वेश्चन हमारे प्रोनाउन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और उस पर ना हम लोग बहुत आराम से खूब सारी गलती भी करके चले आते हैं। तो वो ना थोड़ा सा आपको ना डिफरेंस समझ में आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से एग्जामिनर का फेवरेट भी इसलिए क्योंकि हम लोग जो बोलचाल में यूज करते हैं वो रिटन इंग्लिश में जनरली यूज नहीं होता। एग्जामिनर इस आपके कंफ्यूजन को जानता है, इसीलिए वो क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछता है कि आप आओ, बनाओ और गलत करो। और बच्चे लोग जाते हैं, बनाते हैं और गलत करके भी चले आते हैं। तो मेरी सलाह क्या है? मेरी सलाह ये है कि एक बार इत्मीनान से इन कंसेप्ट को थोड़ा सीखने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए एकदम अलग से वीडियो बनाकर आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। वरना मैं भी ये मानकर छोड़ सकता था कि अच्छा ये आपको आता ही होगा, क्या ही करना है इस पे। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ अलग से क्योंकि ये जरूरी है इस वजह से। आप पहले इस वाली चीज को समझिए, यहाँ पर बात करने के पहले आप इस चीज को पहले समझिए। ये आपके दिमाग में एकदम सेट रहना चाहिए, बिना इसके कुछ नहीं होगा। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, नाउन एंड केस में ऑलरेडी समझा चुका हूं, फिर भी अगर अभी बोल देता हूं। नॉमिनेटिव केस होता है आई, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। इसका मतलब ये है कि जब सब्जेक्ट के लिए आपको चीजें यूज करनी होंगी, सब्जेक्ट के लिए, तो आप आई यूज करोगे। जब आप ऑब्जेक्ट के लिए यूज करनी होगी तो आप मी यूज करोगे। ठीक है, वैसे ही मी सब्जेक्ट के लिए होता है, अस ऑब्जेक्ट के लिए होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है बताया ना, जो इंसान काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट, जिसके लिए करेगा वो ऑब्जेक्ट। यू ही नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। हिम ऑब्जेक्टिव है, दिमाग में डालो इन चीजों को। शी हर, इट दे देम, ये चीजें मेरे दिमाग में है, मतलब निकाल के नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन है।
तो तुम्हारे भी दिमाग में होनी चाहिए, तब चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे। अभी ये सबसे बेसिक चीज है। ओके, चलिए शुरू करते हैं अब काम। अब यहां पर लिखा हुआ है पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस में लिखा हुआ है नेहा एंड आई स्लैश मी विल लीव टुगेदर। ठीक है, अब आपको बताना है कि वहां पर आई लगेगा कि मी लगेगा। कोशिश ये किया करो कि इनमें मेरे एक्सप्लेनेशन देने के पहले वीडियो को थोड़ा पॉज करके या फिर थोड़ा सा फटाक से अपने दिमाग में आंसर सोचने की कोशिश किया करो, फिर उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुना करो। ऐसे करने से ये होगा कि आप बच्चे लोग ना फटाफट चीजों पर डील करना सीख जाओगे। अब जैसे मैं कहता हूँ नेहा एंड आई स्लैश मी विल लिव टुगेदर, तो आई जो है ये नॉमिनेटिव केस वाला है, मी जो है ऑब्जेक्टिव केस वाला। अभी भी केस टेबल में दिखाया ना मैंने आपको। अब मेरे को डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा केस अप्लाई होना चाहिए, आई वाला या मी वाला। अब जरा चीज को समझो, जब ये चीज ना एग्जाम में पूछी जाए तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये जो जगह है ये सब्जेक्टिव केस की है कि ऑब्जेक्टिव केस की है। आपको ये समझना पड़ेगा। अगर सब्जेक्टिव केस की जगह होगी तो हमेशा नॉमिनेटिव केस माने कि सब्जेक्टिव केस वाला ही टर्म इसमें यूज किया जाएगा। सर मेरे को कैसे पता चलेगा? भाई वर्ब को ढूंढ लो, ये रहा वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये रहा वर्ब। वर्ब के पहले लिखा गया है तो मैंने बोला था कि वर्ब के पहले लिखा जाता है तो वो सब्जेक्ट सामान्य रूप से कहलाता है। ठीक है, तो क्योंकि सब्जेक्टिव केस वाली जगह है इसीलिए इस पे टर्म भी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस वाला ही लिखा जाएगा। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस वाला टर्म था आई, तो यहाँ पर आई सही रहेगा। नेहा एंड आई विल लिव टुगेदर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। यू एंड आई स्लैश मी आर क्लेवर, फिर से यू एंड आई आर क्लेवर सही है। इट इज मी स्लैश आई, अब आपको फिर से थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये जो इज है ना ये है यहाँ पर वर्ब, वर्ब के पहले वाला जो है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद वाला जो है ऑब्जेक्ट। तो अब ये जो जगह है ना ये दरअसल ऑब्जेक्ट की जगह है। अब क्योंकि जगह ऑब्जेक्ट की है वर्ब के बाद लिखा गया है, तो जब जगह ऑब्जेक्ट की होती है तो उस वाली जगह पर ऑब्जेक्टिव केस वाला टर्म लिखा जाना चाहिए था, मतलब कि इट इज मी सही हो जाना चाहिए था। और हम लोग बोलते भी हमेशा सामान्य बोलचाल की भाषा में इट इज मी, ऐसा बोलते भी हम लोग, आपने कई दफा बोला भी होगा ऐसा। अगर आपने एग्जाम में यहां पर मी टिक कर दिया ना तो गलत हो जाएगा। इट इज मी 100% रॉन्ग सेंटेंस है, 100%। लेकिन आप सामान्य रूप से इट इज मी बोलते ही आते हो हमेशा, 100% गलत है वो। और इसी बात का एग्जामिनर जो है ना फायदा उठाता है। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर दरअसल ना पता होता है उसको कि आप लोग बोलचाल में इट इज मी करते हो, इसलिए वो यही वाला क्वेश्चन डालता है कि मी लगाकर आ जाओ। गलत है वो। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है सामान्य जनता में, बोलचाल में कौन ग्रामर देख रहा है, जो भी बोलो सामने वाले को बस समझ में आना चाहिए, अपना काम बन गया। तो अपन लोग क्या करते हैं जो मन में आता है बोल के चले आते हैं। लेकिन आपको इस वाली बात को समझना पड़ेगा कि बोलचाल वाली इंग्लिश और लिखने वाली इंग्लिश दो अलग अलग इंग्लिश होती है। बोलचाल वाली इंग्लिश आप बहुत अच्छी बोलते होगे, लेकिन लिखने वाली जो इंग्लिश है वो बोलचाल वाली से थोड़ी सी अलग होती है। अलग इसलिए होती है क्योंकि उसमें ग्रामर के नियमों का ध्यान देना पड़ता है, जो कि अपन बोलचाल की इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते। बोलचाल की इंग्लिश में अपन लोग इट इज मी बोलते हैं, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। तो सही क्या है और क्यों है एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। सुनना दरअसल मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट है दरअसल ये है बच्चे लोग, समझना जरा बात को। जब मैं कहता हूं इट इज मी स्लैश आई तो सुनना इस वाली बात को तुम। हालांकि ये जो जगह है वो ऑब्जेक्ट की है, तो अब कंसेप्ट को दरअसल समझो। लोगों में गलती ये है, लोगों में गलत फहमी इस बात की है, लोगों को ये लगता है कि जब सब्जेक्ट वाली जगह पर सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस ही यूज होता है तो पक्का ऑब्जेक्ट वाली जगह पर ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। सब्जेक्टिव केस या फिर जो नॉमिनेटिव केस है वो ऊपर ऊपर केस टेबल मैंने आपको बताया था, बोला था केस टेबल याद रहना चाहिए, वो होता है आई। और जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है वो होता है मी। तो लोगों को ऐसा लगता है सामान्य रूप से कि भाई सब्जेक्ट वाली जगह पर जब सब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट वाली जगह पर ऑब्जेक्टिव केस यूज कर दो, अपना काम हो जाएगा। गलत बात है ये। हाँ ये वाली बात सच है कि सब्जेक्ट वाली जगह पर सब्जेक्टिव केस प्रयोग होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट वाली जगह पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग हो। ऑब्जेक्ट वाली जगह पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों प्रयोग हो सकता है।
और यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये लाइन फिर से रिपीट करो, नोट बना के लिख लेना अपनी कॉपी में। बेहोशी मत सुनो लेक्चर, थोड़ा बहुत मेरे साथ पढ़ाई करो, पॉज कर करके या फिर चीजों को रिवाइंड कर करके सुनो और नोट्स बनाते जाओ। समझो मैं क्या कह रहा हूं। कंसेप्ट ये है कि सब्जेक्ट वाली जगह पर हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रयोग होगा, जो कि सही बात है, लेकिन ऑब्जेक्ट वाली जगह पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस प्रयोग किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वो कैसे होते हैं वो आपको समझना जरूरी है। मैं कैसे पकड़ता हूं मैं आपको बताता हूं, आप भी उस तरीके से पकड़ सकते हो, या चाहो तो अपना कोई दूसरा तरीका भी बना लेना, लेकिन कंसेप्ट लगना चाहिए। बॉटम लाइन ये है, ठीक है। मुझे पता है कि ये ऑब्जेक्ट वाली जगह है, तो यहां पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कोई भी लग सकता था। सामान्य रूप से लोग ऑब्जेक्टिव ही लगा देते हैं, जो कि जरूरी नहीं हर बार सही हो। कभी कभी होता भी है, समटाइम्स नहीं भी होता है, और जिसमें नहीं होता है एग्जामिनर वही वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। जैसे इट इज मी बोलोगे तो 100% गलत है। सही क्या है? सही है इट इज आई। आपने आज तक कभी इट इज आई नहीं बोला होगा, लेकिन इट इज आई ही सही होता है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या करता हूं, जो भी मुझे सेंटेंस गिवन होता है ना बच्चे लोग, उस सेंटेंस को ना मैं एक बार ना इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में ट्रांसलेट करने की, हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो जब मैं बोलता हूं इट इज आई, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या बनती है? इसकी हिंदी मीनिंग बनती है ये मैं हूं। अब जब मैंने बोला हिंदी में ये मैं हूं, तो मेरे को ना हूं बोलना पड़ा, मुझे ये हूं बोलना पड़ा। देखो ये जो हूं है, इसका इंग्लिश में टर्म होता है एम। मतलब ये जो एम है ना, ये कहीं पर हिडन है, लिख तो नहीं रहा है, हिडन है मतलब छुपा हुआ है। तो हमें ना खुद से डिसाइड करना पड़ता है, हमें खुद से पूछना पड़ता है कि वो जो एम जो छुपा हुआ है वो किसके साथ लगाया जाता है। मी के साथ एम लगाया जाता है कि आई के साथ एम लगाया जाता है? मी एम होता है कि आई एम होता है? सही जवाब है आई एम होता है। तो क्योंकि वो जो वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, वो हिडन है और वो आई के साथ प्रयोग होता है, इस वजह से आई वहां पर सही है। तो कहने के लिए जो सही सेंटेंस होगा ना और कंप्लीट सेंटेंस होगा ना, वो होगा इट इज आई एम। लेकिन लोग क्या है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में और क्रिस्प लैंग्वेज में, क्रिस्प भाषा में, क्रिस्प शब्दों का प्रयोग करके कहने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से इट इज आई बोलकर रुक जाते हैं। हालांकि जो कंप्लीट होगा वो इट इज आई एम होगा, जिसमें आई एम में एम हिडन है, और क्योंकि एम के साथ हमेशा आई प्रयोग होता है, इस वजह से यहाँ पर आई चुना गया है। अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, थोड़ा सा समय लिया मैंने डिलीवर करने में स्टिल, लेकिन जो बात आपको समझ में आई है, ये इन सारे एग्जांपल्स में बार बार यूज करूंगा। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, दसों बार यूज होगा। तो थोड़ा सा फोकस लगा के एक बार मुझे सुन लेना इत्मीनान से, ताकि चीजों को कनेक्ट कर सको। ठीक है, चलो सुनते। इट इज हिम स्लैश ही हु हैज स्टोलन माई पेन। अब हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, इट इज हिम हु हैज स्टोलन माई पेन। हम लोग हिम लगाकर चले आते हैं, गलत है वो। समझो इस वाली बात को। ये हु क्या है सर? ये हु है दरअसल रिलेटिव प्रोनाउन। हु है दरअसल रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है सर, आगे समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा मोटे तौर पर सुन लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन दरअसल दो वाक्यों के बीच में, दो क्लॉज के बीच में चीजों को कनेक्ट करने का, रिलेट करने की कोशिश करता है। जब मैं इसको बोलूंगा हिंदी में तो कैसे बोलूंगा? ये वो है जिसने, ये हु जिसने वाली बात को कन्वे करेगा। हैज स्टोलन माई पेन, मेरी पेन चुराई। तो हु ने क्या किया? हु ने दरअसल इन दो क्लॉज को कनेक्ट करने की कोशिश करी है, इस इंसान का इससे संबंध बनाने की कोशिश करी है, इसलिए हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब जब मैं इसको हिंदी में बोलूंगा कैसे बोलूंगा? ये वो है। ये वो है मतलब यहाँ पर जो हैज है वो दरअसल प्रयोग किया जाएगा हु के जस्ट पहले वाले टर्म के लिए। हु के जस्ट पहले कौन है? हिम है या तो ही है। अब मुझे बताइए जो हैज है ये ही के साथ प्रयोग होता है कि हिम के साथ प्रयोग होता है? आज तक कभी सुना है क्या हिम हैज? कभी सुना है क्या? नहीं ना, ही हैज सही है। ठीक है, तो कैसे बनेगा? इट इज ही हु हैज स्टोलन माई पेन। हम लोग इट इज हिम बोलते हैं, लेकिन हिम 100% गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज देम स्लैश दे हु वर टू ब्लेम। ये वो हैं जिन पर ब्लेम लगाया गया है। तो वर जो शब्द है, वर
वो दे के साथ यूज होता है कि देम के साथ यूज होता है? देम वर कभी सुना है क्या आज तक? दे वर होता है ना, तो इस वजह से इट वॉज दे हु वर टू ब्लेम। इट इज अस स्लैश वी हु हैव हेल्प्ड यू, ये हम हैं जिन्होंने तुम्हारी मदद करी। तो हैव वी के साथ लगेगा, अस के साथ नहीं, इस वजह से ये टर्म बनेगा इट इज वी हु हैव हेल्प्ड यू, इस तरीके से। ठीक है, अगला है आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी हिम स्लैश ही। अब जरा इसे समझने की कोशिश करो। मैं वैसा नहीं बनना चाहता जैसा वो है। अब हम लोग सामान्य रूप से यहाँ पर हिम लगाकर चले आते हैं, जो कि गलत होगा। क्यों? कि जब मैं इसको बोलूंगा तो कैसा बोलूंगा, मैं वैसा नहीं बनना चाहता जैसा वो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इज है ना, इसमें छुपा हुआ है। अब वो जो इज जो छुपा हुआ है वो किसके साथ लगता है? ही के साथ लगता है कि हिम के साथ लगता है? तो क्योंकि ये जो इज जो छुपा हुआ था वो दरअसल ही के साथ लगता है, इस वजह से इसमें ही सही रहेगा। तो पूरा सेंटेंस जब बोलूंगा तो कैसा बनेगा, जैसा समझना। इट वुड नॉट, सॉरी, आई वुड नॉट टू बी, आई वुड नॉट वांट टू बी एज ही इज। मैं वैसा नहीं बनना चाहता जैसा वो है। सीना है समझ में? तो उसमें इस दरअसल हिडन है, और इस क्योंकि ही के साथ लगता है इस वजह से मैंने ही को चुन लिया। फिर से कोशिश करते हैं, कुछ और सेंटेंस है मेरे पास, इन चीजों को थोड़ा सा और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल जब लिए होंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग में चढ़ा होगा, क्योंकि आपने अलग ही तरह की इंग्लिश सुन रखी है और मैं अलग ही तरह की इंग्लिश आपको लिखने के लिए कह रहा हूँ। तो वो कंफ्यूजन जो बन रहा होगा वो जेन्युइन है, लेकिन जो चीजें मैं कन्वे कर रहा हूँ वही 100% सही है। अब अच्छा लगे या ना लगे, दर्द हो पीड़ा हो, सबको सहो और काम पर फोकस लगाओ। ठीक है, चलो सुनते हैं। क्या लिखा हुआ है? माई ग्रैंड फादर टोल्ड आई माई मी अ स्टोरी। ठीक है, अब ये सेंस को समझो। माई ग्रैंड फादर टोल्ड, टोल्ड एक वर्ब है, वर्ब के पहले यूज हुआ सब्जेक्ट, वर्ब के बाद यूज हुआ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वाले जगह पर ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव दोनों ही केस प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, अब जब मैं इसको हिंदी में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक कहानी सुनाई। कहीं पर मेरे को है या हूं बोलना पड़ा क्या? क्योंकि मुझे कहीं भी हूं बोलना नहीं पड़ा, मतलब यहां पर कहीं भी एम हिडन में नहीं है। होता तो आए चुन लेता, लेकिन एम कहीं भी हिडन में नहीं है, जिसकी वजह से आए की यहां पर जरूरत ही नहीं है। माय क्यों नहीं लगेगा सर? माय दरअसल इसलिए नहीं लगेगा कि माय का मतलब होता है मेरा। मैं किसी चीज पर अधिकार जमाने के लिए माय का प्रयोग करता हूं, इट इज माय कार। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? तो माय मैं यूज कर रहा हूं अधिकार जमाने के लिए, तो यहां पर माय थोड़ी प्रयोग होगा और मैं अधिकार थोड़ी जमाना है। मेरे को कहना है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक कहानी सुनाई, मैं मी से मुझे वाली चीज को कन्वे कर लेता हूं। मुझे एकदम इसका सही जवाब है। पॉइंट है आपको समझ में? यार कंफर्टेबल है? अगला है आई टीच दे देयर देम। अब देखो, आई टीच, आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ऑब्जेक्ट वाली जगह पर नियम ये है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केस प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो यहां पर दे देयर और देम में से कोई भी आ जाना था। दे सब्जेक्टिव केस है, अब अगर दे होता तो वहां पर वर छुपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि दे के साथ वर लगता है। वर यहां पर छुपा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो सीधा ये बोल रहा हूँ ना, उसने मुझे पढ़ाया या उसने हमें पढ़ाया या उसने या मैंने उन्हें पढ़ाया। तो मैंने उन्हें पढ़ाया बोल रहा हूं, तो यहाँ पर दे की जरूरत कहाँ थी? मतलब वर की जरूरत कहाँ है यहाँ पर? ठीक है, देयर का मतलब होता है उनका अधिकार जमाने के लिए, तो देयर की भी जरूरत नहीं है। सही जवाब क्या बनेगा? देम बनेगा। आई टीच देम। थोड़ा सा इस वाली चीज की बारीकी को समझने की कोशिश करो। मान लिया अगर अभी तक ना ये वाली बात थोड़ी सी कनेक्ट भी नहीं हुई होगी कि मैं कहां पर ऑब्जेक्ट वाले केस में नॉमिनेटिव केस ले लेता हूँ और कहां पर ऑब्जेक्ट वाले केस में ऑब्जेक्टिव केस ले लेता हूँ, तो मेरे को थोड़ा और एग्जाम्पल सॉल्व करने दो आपके लिए। मतलब मैं 8-10 एग्जाम्पल से आपको पूरा पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा दूं, पॉसिबल ही नहीं है ना। मुझे कुछ और एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी आपको चीजों को कन्वे करने के लिए। तो ले रहा हूं ना मैं एग्जाम्पल, तो तुम भी तो पेशेंस बना के रखो ना, सब्र रखो, धीरे धीरे सुनो, आ जाएंगी चीजें समझ में। नया लग रहा है, नई चीजों को एक्सेप्ट करने में समय भी लगता है, नेचुरल है। बैठो आराम से, समय दो ना भाई। कहाँ जाना है तुम्हें? कौन सी ट्रेन छूट रही तुम्हारी? चलो जरा सुनो।
हर मदर इनवाइटेड आई स्लैश मी टू लंच। उनकी मम्मी ने मुझे खाने पर बुलाया। मैंने कहीं पर हूं बोला क्या? हूं नहीं बोला, मतलब हूं की जरूरत नहीं है, मतलब ये एम कहीं भी हिडन नहीं है। हिडन होता तो आए चुन लेता, अभी तो नहीं है इसलिए आए नहीं चुनूंगा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मी। समझे मैं कैसे पकड़ा? बस यही आपको समझना है, और इसी का एग्जामिनर आपको से फायदा उठाएगा एग्जाम में। तो थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो, फिर से कोशिश करते हैं। ही सेव्ड वीना एंड आई स्लैश मी। कैसे बोलूंगा हिंदी में? उसने वीना और मुझे बचाया, है ना। मैंने कहीं पे हूं बोला क्या? मतलब एम हिडन नहीं है। होता तो आई लगाता, नहीं है इस वजह से क्या लगा रहा हूं? मी लगा रहा हूं। सीधी सी बात है। इतनी ही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, और क्या। फिर से कोशिश करते हैं। आर स्लैश आर्स कॉलेज वॉज क्लोज यस्टरडे। ये वाला एग्जाम्पल जो है ना, मैं ऑलरेडी आपको नाउन एंड केस में समझा रखा हूं। आप इसका सही आंसर चुन लिए होगे, मैं जानता भी हूं। फिर भी मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, सुनना। ये जो कॉलेज है ना, ये नाउन है, अवर एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। और जो आर्स है वो दरअसल प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन। मैंने इस वाली चीज को सीखा है कि जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पर आता है। इसका मतलब यह है कि जब प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है तो नाउन दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन यहां तो साफ साफ नाउन दिखाई दे रहा है। नाउन इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया गया होगा। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग किया गया होगा किसका? एडजेक्टिव का। तो आर सही हो जाता है यहां पर। समझ गए बात को कैसे डील किया मैंने? धीरे धीरे से चीजों को समझने लगोगे, इंपॉर्टेंट है ये बातें। आगे बढ़ते। यूवर्स मोटरसाइकिल इज न्यू। देखो साफ साफ तो लिख के दिया है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल नाउन है तो इसलिए एडजेक्टिव लगेगा। यूवर मोटरसाइकिल इज न्यू। यूवर्स इज अ न्यू कार। तुम्हारी कार नई कार है, तो यूवर्स इज अ न्यू कार सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जो कार है ना, जो कि नाउन है, वो छुपा हुआ है। नाउन छुपा हुआ है क्यों? क्योंकि उसकी जगह पर क्या प्रयोग कर लिया गया है? प्रोनाउन प्रयोग कर लिया गया है। ये एग्जांपल ऑलरेडी नाउन केस में शायद डिस्कस्ड है। ही हैज लॉस्ट माई नोटबुक्स एज वेल एज यूवर या यूवर्स। अब समझो, उसने मेरी नोटबुक खो दी और तुम्हारी भी। तुम्हारी भी क्या? नोटबुक। तो जो नोटबुक है ना, जो नोटबुक है ना, वो यहाँ पर हिडन है। पॉइंट है आपको समझ में? नोटबुक यहाँ पर हिडन है इस वजह से, क्योंकि नाउन छुपा हुआ है तो इसलिए अपन प्रोनाउन लगाएंगे। यूवर्स सही होगा। ठीक है, आइडिया मिला आप बच्चों को? यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर स्लैश हर्स। वो कह रहा है कि ना उसका जीवन बचाओ, मतलब एक मेल है उसका और साथ में एक फीमेल है उसका भी। तो फीमेल का जीवन बचाने के लिए कहा जा रहा है, मतलब वो जो लाइफ है वो बचाने के लिए कहा जा रहा है। लाइफ फीमेल के कंटेक्स्ट में लिखा नहीं गया। क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि वो छुपा हुआ है। छुप क्यों गया? क्योंकि उसकी जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया गया। प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया गया इसलिए क्या लगाऊंगा? हर्स, HERS, हर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आई प्रेफर यूर कंपनी टू हर या फिर हर्स। फिर से सोचो, यहां पर ना इंसान को प्रेफर नहीं कर रहा है, उसकी कंपनी को प्रेफर कर रहा है। कंपनी मतलब उसका साथ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारा साथ पसंद है उसके साथ के बजाय। तो यहां पर जो साथ है, मतलब जो कंपनी है, वो दरअसल छुपा हुआ है, लिखा नहीं है। नाउन छुपा हुआ है। नाउन छुपा हुआ है क्यों? क्योंकि उसकी जगह पर प्रोनाउन प्रयोग कर लिया गया था। प्रोनाउन क्या है उसमें? हर्स है। सर आपको कैसे पता चलता है कि हर एडजेक्टिव है और हर्स प्रोनाउन है? बच्चे मुझे ना वो केस टेबल याद है। केस टेबल याद होने से ये सारे फायदे मिलते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माई या फिर माइन। अब देखो, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी से अलग है, ऐसे मुझे बोलना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा, सामान्य रूप से लोग ऐसे ही बोल देते हैं। कैसा बोलते हैं? मेरी परेशानी तुमसे अलग है। अरे भैया,
तुम एक तरफ अपनी परेशानी को देख रहे हो, दूसरी तरफ इंसान को देख रहे हो। ये तुम कंपैरिजन ठीक किए क्या परेशानी का इंसान से? मैंने इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि कंपैरिजन जब करो तो ढंग से करो, डिग्री सेम रख के करो। एक तरफ तुम परेशानी ले रहे हो, दूसरी तरफ तुम इंसान ले रहे हो, कैसे कंपैरिजन हो गया ये? पॉइंट समझे अब? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी देर से वाली बात को समझो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कंपैरिजन हो तो डिग्री बराबर लेनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि परेशानी ली जा रही है तो यहाँ भी परेशानी ही लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने यहाँ पर परेशानी नहीं कहा, मतलब नाउन को छुपा दिया। नाउन क्यों छुपा दिया? क्योंकि उसकी जगह पर प्रोनाउन ले लिया होगा। प्रोनाउन कौन है इसमें? माइन है, इसलिए माइन सही है। ठीक है, आगे बढ़े। everyone but she slash her knew the answer. Everyone was there but I slash me. I bet you आप इन दोनों क्वेश्चन का मुझे आंसर चैट सेक्शन में दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों क्वेश्चन का आप क्या जवाब देते हैं। लिखा हुआ है everyone but she slash her knew the answer. Everyone was there but me slash I. इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे इंतजार रहेगा आपके चैट सेक्शन में। इन दोनों क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियो में आप बच्चों के लिए। मेरी सलाह है इसका आंसर आप जरूर टिक कीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या टिक करते हैं एक बार जब एवरीवन बट के बाद कुछ यूज होता है और दूसरी बार एवरीवन बट के बाद कुछ यूज होता है। तो आप क्या यूज करते हैं मुझे जानना है। मुलाकात होगी आप बच्चों से नेक्स्ट वाले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिएगा।